अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट को। और ये हम लोग किस केस में, भाई जब तक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है तब तक तो सेंटर ऑफ मास है, तो ये हम लोग तब कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं, लेट से मेरे पास ये अर्थ है, दिस इज रेडियस आर ई और ये इसका मास एम ई है, ठीक। अब मेरे पास कुछ मासेस हैं, ये एक m1 मास है और ये m2 मास है, ये यहां पे m3 मास है और ये सब फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ, ये यहां पर mn। इस तरीके से ये कई सारे मासेस हैं यहां पर, ठीक। और ये सब अर्थ से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, लार्ज डिस्टेंस पे हैं, मतलब इस केस में हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और अब मुझे पूछा गया इस पूरा, ये जो पूरे मासेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हमें इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना था, ये मेरा टास्क है। अब देखो इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम यहां पर सबसे पहले इन सभी पे लगने वाले एफ ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। कौन से फोर्स को कैलकुलेट करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को। लेट मैंने कहा ये फोर्स r1 डिस्टेंस पे, ये मास r2 डिस्टेंस पे, ये r3 पे है, ये rn पे, ऐसे अलग अलग n मासेस हैं आपके। अब बताओ अगर ये है तो बताओ इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव फोर्स होता है F ग्रेविटेशन 1। यहां पर एक्ट कर रहा होगा, दिस इज F ग्रेविटेशन 2। ये m3 इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा F ग्रेविटेशन 3। मैं यहां पर बात करूं तो इस पे एक्ट कर रहा है F ग्रेविटेशन n। ऐसे सभी पे लगने वाले फोर्सेस हमने कैलकुलेट किए। अब बताओ इस पे लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये आएगा F ग्रेविटेशनल नेट आपके पास। बताओ इन सभी फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड कर दें, दिस इज F ग्रेविटेशन 1 प्लस F ग्रेविटेशन 2 प्लस F ग्रेविटेशन 3 से लेके F ग्रेविटेशन n। ये जितने भी फोर्सेस थे, ये सारे के सारे फोर्सेस हमने यहां पर वेक्टोरियली सब ऐड कर लिए, ठीक। अब हमने देखो यहां पे क्या किया इस केस में, अब ये जो मैंने अर्थ यहां पे ली थी, ये अर्थ है यहां पर, दिस इज ReMe। अब मैंने ये टोटल मास था, ये इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इनटू पॉइंट मास, और इसको हमने यहां पर किसी एक सर्टेन डिस्टेंस, यहां से सेंटर से हमने h डिस्टेंस पे रखा, और हमने h डिस्टेंस पे ऐसे रखा कि इस पे लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो इस वाले ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर आ जाए। और अगर मैंने इस पूरे को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया और उस पे लगने वाला नेट जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो प्रीवियस वाले ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर हो गया, तो हमने पूरे के पूरे मास को जिस जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया, यही आपका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तुमने सब बताओ यहां पे कितना मास होगा अगर इस केस के, दिस इज m1 प्लस m2 प्लस m3 से लेके ये आपके पास कहां तक हुआ, mn, सारा मास हमने रख दिया। और हमने कहा अब इस पे लगने वाला F ग्रेविटेशन, ये मैंने कैलकुलेट किया। अब अगर ये F ग्रेविटेशन हमारे पास किसके बराबर आ गया, दिस F ग्रेविटेशन इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल नेट के बराबर हो गया, तो ये जो पॉइंट है जिसको हम P पॉइंट बोल रहे हैं, दिस इज P पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिस्टम। ये इस सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सीधा फंडा मेरे पास हो गया, कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास दिया जाए, वो कहे आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले उस सिस्टम पे लगने वाला नेट ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट कर लो। जैसे यहां पे हमने नेट ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट किया,
फिर हमने क्या किया, इस पूरे मास जितने भी ये n पार्टिकल्स थे, इनको हमने क्या किया, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया। और जब हमने इनको पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, फिर हमने ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट किया। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स आपके पास जो इस पे लग रहा है नेट ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे जिस पॉइंट पे हमने सारा मास कॉन्सेंट्रेट किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले तो डेफिनेशन सभी को समझ में आई, मतलब कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। पक्का सहमत, पूरी तरह कंप्लीट करो बेटा पहले से। अब ये बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमें मिलते हैं ना, वहां पे हम ग्रेविटी को यूनिफॉर्म मानते हैं, इसीलिए हर जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। किस केस में नहीं बेटा, तुम्हारे पास जो इसका आएगा वेक्टर, वो वेक्टर क्या आएगा, विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो तुम्हें मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन, हमने देखो वेक्टर लिखा हुआ है, तो वेक्टर लिखा है तो उसकी डिस्टेंस भी फिक्स हो गई और डायरेक्शन भी फिक्स हो गई। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपनी बात को हम जस्टिफाई करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों को अलग अलग करते हैं हम लोग। पहले डेफिनेशन सभी को क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बताओ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्वेश्चन मैंने क्या दिया यहां पर, ये हमारे पास एक अर्थ है जिसका रेडियस आपके पास आर ई है और मास इसका एम ई ले लो। एक मेरे पास रॉड है, ये रॉड यहां पे रखी हुई है और ये रॉड की जो लेंथ है आपके पास, वो लेंथ आर ई के बराबर है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे, अगर ये रॉड ए बी आर ई लेंथ की है तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि रॉड की लेंथ 6400 किलोमीटर के ऑर्डर की है। तो यहाँ पे ये कौन सा केस हो गया बताओ, ये दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड। तो अब फाइंड आउट करिए जल्दी से। ये रॉड का ये एंड ए दिया हुआ है, ये बी है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसका सीओएम कहां पे होगा, इसके मिडिल पे। अगर मैं सीओएम की बात करूं, वो इसके मिडिल पे होगा, यहां से आर ई बाई 2 और यहां से आर ई बाई 2। अब ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे तो नहीं मिलेगा पक्का है। चालू कैसे, तो सबसे पहला टास्क बताओ मेरा है क्या, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ लगातार वेरी कर रहा है, तो किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो बताओ यहां से मैं किसी जनरल आर पे गया, बेटा मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग, जनरल आर पे गया, एक डिफरेंशियल डी आर लिया, ये जो आपके रॉड दी हुई है, रॉड की लेंथ है आर ई, मास है स्मॉल एम, ये आपके डी आर। अब बताओ अगर मैंने डी आर लिया हुआ है तो ध्यान से समझना सभी लोग, अब ये डी आर, इस केस में बताओ मेरे पास ये जो मास डीएम है, बताओ सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। अब सबसे पहला काम है डीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ डीएम क्या होगा, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो बताओ मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एम बाई आर ई। और बताओ कितनी लेंथ हमने ली है, डी आर लेंथ, तो बताओ इसका मास डीएम यही तो हुआ। अब बताओ अगर ये डीएम है तो बताओ इस पे डिफरेंशियल ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू डीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पक्का, तो बताओ यहां पर डी एफ ग्रेविटेशन की बात करें, ये हो जाएगा आपके पास जी इंटू एम ई इंटू डीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो हुआ। बताओ अगर मैं इसको डीएफ ग्रेविटेशन वैल्यू रखता हूं तो बताओ ये क्या होगा, जी इंटू एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। बताओ इसको इंटीग्रेट करेंगे, बताओ क्या टोटल एफ ग्रेविटेशन मिल जाएगा, हाँ ना। बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, इनिशियल लिमिट होगी आर ई, कितना आर ई से, और फाइनल लिमिट बताओ कहां तक होगी, बताओ क्या ये वैल्यू 2 आर ई के बराबर हुई।
तो दैट मीन्स यहां पर इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम आर ई टू आर ई। तो एफ ग्रेविटेशन की बात करें इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई। ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर इंटू आर ई से टू आर ई। ठीक है ना, सॉल्व करो बच्चा, कितना आ जाएगा ये। दिस एफ ग्रेविटेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसकी वैल्यू अपॉन आर ई माइनस को, तो 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन 2 आर ई। तो बताओ ये टोटल एफ ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास कितना आ गया, जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन 2 आर ई स्क्वायर। पहले तो पूरी क्लास सहमत, तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उस पर लगने वाले टोटल ग्रेविटेशन फोर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बताओ ये टोटल ग्रेविटेशन फोर्स अब क्या करेंगे, अब इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो अब मैंने क्या किया समझना बेटा भाई, तो अब मैंने इस केस में यहां पर मैंने कहा इस पूरे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, और अगर यहां पे रॉड का ए पॉइंट है तो मैं एच में कहीं से भी ले सकते हैं, सेंटर है, मैंने यहां पर ले लिया। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, रॉड का ए पॉइंट था तो हमने एच निकाल लेते हैं। अब बताओ क्या हो जाएगा अगर इसे सारा का सारा मास स्मॉल एम रख दिया, तो अब बताओ एफ ग्रेविटेशन कितना आ जाएगा इस केस में, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का। अब बताओ अगर ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये फोर्स किसके बराबर आना चाहिए, बताओ एफ ग्रेविटेशन डैश शुड बी इक्वल टू एफ ग्रेविटेशन। ये कितना हो गया, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन 2 आर ई स्क्वायर। बताओ यहां से आर ई प्लस एच की वैल्यू क्या हो गई, √2 आर ई। बताओ एच की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई यहां पर, √2 माइनस 1 अपॉन आर ई। बताओ सीओएम कहां पे था, 0.5 आर ई पे, आर ई बाई 2 पे। देखो ये वैल्यू एच कहां कितनी आ रही है, √2 होता है 1.41 माइनस 1 अपॉन आर ई। बताओ एच की वैल्यू बताओ 0.41 आर ई। बताओ क्या ये जो डिस्टेंस है, बताओ क्या सीओएम से अलग है आपके, मतलब अगर मैं यहां पे रॉड बनाता हूं, अगर मैं ये जो रॉड हमने ली है अगर इसको डिस्कस करें हम लोग, तो बताओ यहां से मिडिल ये आपका सीओएम हुआ, कितनी डिस्टेंस पे, आर ई बाई 2, और सीओजी यहां कहीं है आपके पास, और ये यहां पे कितने पे है, 0.41 आर ई के बराबर। पहले तो मेरी बात से पूरी तरह सभी लोग सहमत, कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ। तो कोई भी केस दिया हो, अब बताओ आप लोग आसानी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हो। कंप्लीट करिए बेटा इसे। डीएम कैसे लिखा, बेटा डीएम का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो ये डीआर लेंथ है हमें इसका मास चाहिए। ठीक, अब बताओ अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, मेरे पास टोटल आर ई लेंथ का मास कितना है, या एम मास या आर ई लेंथ का मास कितना है, एम। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई आर ई, यूनिटरी मेथड है। तो डी आर लेंथ का मास कितना हो जाएगा, बताओ एम बाई आर ई इंटू डी आर, बस वही तो लगा दिया। पक्का, इंपॉर्टेंट टिक करिए बेटा, ये कंसेप्ट आपके पास क्या आता है, यहां पर भी है, ग्रेविटेशन में भी आपका ये कंसेप्ट है, दोनों जगह। तो मैंने यहां पे करा दिया, तो फिर हम लोग ग्रेविटेशन में से नहीं डिस्कस करेंगे। अब तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप लोग अगर कर सकते हो तो उसका मुझे आप सॉल्यूशन शेयर कर सकते हो, बाकी कोई बात नहीं। तो केस है क्या आपके पास, इसी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। उसने हमसे क्वेश्चन क्या लिया, ये अर्थ है आर ई और मास एम ई, और यहां पर लाइन है, और इस लाइन पे ये एक हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड की बात करें तो इसकी जो लेंथ है आपके पास वो 2 आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर लेंथ इसकी 2 आ रही है तो ये बहुत डिस्टेंस पे आपके पास है।
और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपके पास स्मॉल एल दी हुई है। ये हमारे पास एक एक्स वाई एक्सिस है और ये पॉइंट आपके पास P है, रॉड ये A है, ये B है। मतलब आपके पास अगर मैं बात करूं तो यहां पर इससे ये आरी लेंथ इतनी इधर है और सेम आरी लेंथ आपके इधर, मतलब ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। और उसने हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए पार्ट में दिया एट P, बी पार्ट में लेफ्ट ऑफ P ऑन XY लाइन और सी पार्ट में उसने दिया राइट ऑफ P ऑन XY लाइन और डी पार्ट में कहा कि मतलब इनसफिशिएंट डेटा, कुछ और डेटा हमें चाहिए होगा। ये आपको सभी लोगों को फाइंड आउट करना है। अगर आपसे ये हो जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो।